2024 में वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजों का क्षेत्र पहले से कहीं अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है और इस वर्ष की शुरुआत में ही कई अद्भुत खोजें सामने आ चुकी हैं। आज हम इनमें से 5 प्रमुख खोजों पर चर्चा करेंगे। पहली खोज है स्लोन डिजिटल स्काई सर्वेक्षण द्वारा। पीएचडी छात्रा एलेक्सिया लोपेज ने अपने डेटा का विश्लेषण करते हुए हमसे 9.2 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल संरचना देखी, जिसे बिग रिंग का नाम दिया गया है। यह गैलेक्टिक समूहों का एक चक्र है जिसका व्यास 1.3 अरब प्रकाश वर्ष और परिधि 4 अरब प्रकाश वर्ष है। यह हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचनाओं में से एक हो सकती है, परंतु इसकी विशालता कुछ मौलिक ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों पर प्रश्न खड़ा करती है। इस विशाल संरचना को समझने के लिए हमें बिग बैंग के शुरुआती समय की ओर देखना होगा। प्रारंभ में ब्रह्मांड घने प्लाज्मा का एक महासागर था जिसमें तरंगें उठीं, जो बाद में चोटियों और घाटियों का निर्माण करती रहीं। इसे बैरिकोनिक ऑसिलेशन BAO कहा जाता है। माना जाता है कि इन तरंगों के चलते ही पदार्थ का वह वितरण हुआ जिसे हम आज ब्रह्मांड में देख सकते हैं। लेकिन बड़ी अंगूठी जैसी संरचनाएं इस ऊपरी सीमा से बड़ी हैं, जो सिद्धांतों के अनुसार लगभग 1.2 अरब प्रकाश वर्ष मानी गई थी। यह खोज ब्रह्मांडीय संरचनाओं की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ब्रह्मांड में विशाल संरचनाओं की खोज खगोल विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों के लिए चुनौती बन गई है। बिग बैंग और बैरिकोनिक ऑसिलेशन BAO के मॉडल्स से हमें संकेत मिला था कि ब्रह्मांडीय संरचनाओं की ऊपरी सीमा लगभग 1.2 अरब प्रकाश वर्ष तक होनी चाहिए, लेकिन बड़ी रिंग जैसी संरचनाएं जिनका व्यास इस सीमा से कहीं अधिक है, इन मॉडल्स पर सवाल खड़े करती हैं। बड़ी रिंग के अतिरिक्त एक और अद्भुत संरचना है जिसे विशाल आर्क के नाम से जाना जाता है। इस संरचना की खोज 2021 में एलेक्सिया लोपेज द्वारा की गई थी और इसकी लंबाई 3.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। विशाल आर्क हालांकि एक पूर्ण चक्र नहीं बनाता, लेकिन इसका आकार और विस्तार इतनी बड़ी सीमा पार करता है कि यह भी बिग बैंग के मौजूदा सिद्धांतों के अनुरूप नहीं बैठता। अगर हम इन संरचनाओं का आकार समझें तो हमारी आकाशगंगा सहित लैनिका सुपर क्लस्टर का व्यास मात्र 520 मिलियन प्रकाश वर्ष है। तुलना में यह विशाल आर्क और बड़ी रिंग जैसे संरचनाओं के सामने बौना प्रतीत होता है। ये संरचनाएं इतनी बड़ी हैं कि यदि इन्हें रात के आकाश में देखा जा सके तो ये लगभग 20 पूर्ण चंद्रमाओं की जगह को कवर कर लेंगी और यह दृश्य आकाश का लगभग 1/5वां भाग ले सकता है। इन खोजों ने ब्रह्मांड की संरचना और उसके मूलभूत सिद्धांतों पर गहन पुनर्विचार की जरूरत उत्पन्न कर दी है। 2024 की बिग रिंग खोज ने ब्रह्मांड में नई उलझनें पैदा कर दी हैं। इस संरचना की विशालता और निकटता विशाल आर्क के साथ मिलकर खगोल भौतिकी में कई नए सवाल खड़े कर रही है। ये दोनों संरचनाएं इतनी विशाल और रहस्यमयी हैं कि उनके अस्तित्व ने अब ब्रह्मांड के गठन से जुड़े मौलिक सिद्धांतों को चुनौती दी है। ये अद्वितीय संरचनाएं हमें यह संकेत देती हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इस शोध के इतर आधुनिक जीवन में बैटरियों का महत्व भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारी दैनिक तकनीकी जरूरतों के लिए बैटरियों का उपयोग बढ़ा है, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों में। इनमें इस्तेमाल होने वाला प्रमुख तत्व लिथियम है, जिसकी खनन प्रक्रिया कई चुनौतियों के साथ आती है। लिथियम खनन में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे सल्फर एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्थानीय पर्यावरण को दूषित कर सकते हैं और जल स्रोतों को प्रभावित करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन उत्सर्जन कम करते हैं, लेकिन इनकी बैटरियों का निर्माण प्रक्रियागत प्रदूषण में वृद्धि करता है। साथ ही लिथियम स्रोत असीमित नहीं है और इनकी मांग के साथ खनन लागत भी बढ़ रही है। इस प्रकार एक ओर जहां इलेक्ट्रिक वाहन हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से मुक्त कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके लिए जरूरी प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं और पर्यावरण पर प्रभाव भी चिंता का विषय है। लिथियम आयन बैटरियों की बढ़ती मांग के साथ उनकी सीमाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे गहरे या कठिन खनिज भंडार तक पहुंचना महंगा हो गया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न बैटरी विकल्पों पर अनुसंधान जारी है, जैसे क्षारीय, सीसा एसिड और निकल कैडमियम बैटरियां, जिनमें से हर एक के अपने लाभ और कमियां हैं। इसलिए एक अधिक सस्ता और टिकाऊ विकल्प खोजना न केवल मोबाइल डिवाइसेस के लिए बल्कि सौर पैनलों और परिवहन के लिए भी उपयोगी होगा। 2024 में 2 टीमों, एक ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में और दूसरी चीन में, ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक नई रिसाइकिल करने योग्य पानी की बैटरी विकसित की है।
यह बैटरी पारंपरिक बैटरियों से अलग है क्योंकि इसमें एक साधारण इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पानी और थोड़े से नमक का उपयोग किया गया है, जो पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है। सामान्यतया बैटरियों के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सीसा एसिड बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड खतरनाक होते हैं और इनके निपटारे में समस्याएं आती हैं। इस जलीय धातु आयन बैटरी का एक बड़ा फायदा यह है कि इसके जल आधारित इलेक्ट्रोलाइट को आसानी से बदला जा सकता है, जिससे बैटरी का जीवन काल अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। यह खोज बैटरियों की टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तकनीक के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा विकसित की गई जल आधारित बैटरियों में पर्यावरण के लिए विशेष लाभ हैं। इनमें लेड एसिड बैटरियों की तरह रासायनिक प्रदूषण का खतरा नहीं होता है और इनमें तीव्र आग के जोखिम भी नहीं होते, जो अक्सर लिथियम आयन बैटरियों में देखे जाते हैं। ये बैटरियां सस्ती भी हैं और टीम ने अब तक एबला और घड़ियों में उपयोग होने वाली छोटी सेल टाइप बैटरियों के कई प्रोटोटाइप बनाए हैं। इन प्रोटोटाइप बैटरियों को कम से कम 500 बार रिचार्ज किया जा सकता है और 700 से अधिक चार्जिंग चक्रों के बाद भी ये अपनी 80% क्षमता बनाए रखती है। टीम ने बैटरी के एनोड को बिस्मथ की एक पतली परत से कोट किया और उसे ऑक्सीकरण होने दिया। यह प्रक्रिया जंग की समस्या को नियंत्रण में रखने का एक अभिनव तरीका है, जिससे बैटरी की चार्जिंग क्षमता में गिरावट नहीं आती। चीन की फुडन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इसी दिशा में कैल्शियम आधारित बैटरी विकसित की है, जो 700 चार्जिंग चक्रों का सामना कर सकती है। कैल्शियम लिथियम की तुलना में लगभग 2500 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह पृथ्वी की पपड़ी में तीसरी सबसे आम धातु है, जो इसे एक सस्ता विकल्प बनाता है। इसके अलावा कैल्शियम बैटरियों का लचीलापन उन्हें अधिक आकर्षक विकल्प बनाता है। इस साल खगोलविदों ने 2024 में एक महत्वपूर्ण खोज की, जो भविष्य में ऊर्जा और ब्रह्मांडीय अध्ययन के लिए आशाजनक साबित हो सकती है। पहले चीन की टीम ने कैल्शियम आधारित बैटरी का एक मॉडल विकसित किया, जो पतले कपड़ों में लगाने लायक था। यह नया मॉडल एक भविष्य की ओर इशारा करता है, जहां पहनने योग्य उपकरण रोजमर्रा के कपड़ों में छिपे होंगे, जिससे ये तकनीकी नवाचार हमारे जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन बैटरी भी एक नई उम्मीद है, क्योंकि इसका ऊर्जा घनत्व सिद्धांततः सबसे अधिक होगा। यह बैटरी अपनी शक्ति के लिए हवा से ऑक्सीजन लेगी, जो तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग होगी। हालांकि ये सिस्टम फिलहाल कमरे के तापमान पर स्थिर नहीं है और उन्हें बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की मदद से ब्रह्मांड की कुछ सबसे पुरानी और दूरस्थ आकाशगंगाओं पर नजर डाली। यह अध्ययन 2016 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा पर आधारित था, जब वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा GNZ11 का पता लगाया, जो लगभग 13.4 अरब साल पुरानी थी और बिग बैंग के 400 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आई थी। जनवरी 2024 में JWST का उपयोग करके खगोलविदों ने हबल के निष्कर्षों की पुष्टि की और नए डेटा के साथ पुराने आकाशगंगाओं के बारे में और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त की। JWST न केवल हबल के खोजे गए दूरस्थ ब्रह्मांड को और गहराई से देख सकता है, बल्कि वह हमें पहले से अधिक स्पष्ट तस्वीर भी दे सकता है, जिससे ब्रह्मांड की समझ में नए अध्याय जुड़ रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा हाल में की गई एक गहन खोज ने GNZ11 आकाशगंगा के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। जब इस प्राचीन आकाशगंगा पर बेहतर नजर डाली गई, तो शोधकर्ताओं का ध्यान इसके केंद्र में स्थित ब्लैक होल की ओर गया, जिसे अब तक का सबसे पुराना ब्लैक होल माना जा रहा है। हालांकि ब्लैक होल की उम्र से ज्यादा हैरान करने वाली बात उसका विशाल आकार है, जो इस आकाशगंगा की उम्र के हिसाब से असामान्य है। शुरुआत में GNZ11 की चमक को सितारों की उच्च मात्रा से उत्पन्न समझा गया था, लेकिन आगे की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि इस प्रकाश का स्रोत ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई गर्म गैसें हैं, जो इवेंट होराइजन में गिरने से पहले अपनी ऊर्जा विकीर्ण करती हैं। इस विशाल ब्लैक होल की उपस्थिति और उसका बड़ा आकार ब्रह्मांडीय इतिहास को लेकर हमारे मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देता है। मौजूदा ब्लैक होल निर्माण मॉडल के अनुसार बिग बैंग के लगभग 400 मिलियन साल बाद इस आकार के ब्लैक होल का अस्तित्व अविश्वसनीय है, क्योंकि आमतौर पर इतने विशाल आकार को पाने के लिए किसी ब्लैक होल को करीब 1 अरब साल का समय चाहिए होता है। यह कुछ ऐसा है मानो किसी 10 वर्षीय लड़के को पहले से ही एक परिपक्व वयस्क की तरह दिखते हुए देखा जाए, जो कि सामान्य तौर पर संभव नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल में ब्लैक होल
आज की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रहे थे, या फिर संभवतः वे बड़े आकार में उत्पन्न हुए थे। JWST की इस नई खोज ने ब्रह्मांड विज्ञान में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं हमारे मौजूदा सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है। इस विचार से कि कुछ ब्लैक होल विशाल गैस बादलों के ढहने से बने हो सकते हैं, यह भी संकेत मिलता है कि संभवतः हमारे समय के अनुमान, चाहे वह आकाशगंगा की उम्र के लिए हो या संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, सही नहीं है। इस रहस्य के खुलासे ने ब्लैक होल के अस्तित्व को लेकर एक नई उलझन खड़ी कर दी है, जिससे हमारे समझने के लिए ब्रह्मांड और अधिक गूढ़ हो गया है। इस बीच आनुवंशिकी के क्षेत्र में भी बहुत सी प्रगति हो चुकी है। 1996 में डॉली नाम की एक भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन किया गया था, जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग में अकल्पनीय संभावनाओं के द्वार खुले। पिछले 3 दशकों में 20 से अधिक प्रजातियों, जैसे कि कुत्ते, बिल्लियां और गाय का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया जा चुका है। इन सभी क्लोनिंग में सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नामक तकनीक का उपयोग किया गया था। SCNT में अंडाणु कोशिका के नाभिक को हटाकर उसकी जगह एक सोमैटिक कोशिका का नाभिक डाल दिया जाता है। इस तरह नई बनी कोशिका को संचारित कर दिया जाता है, और अगर यह ठीक तरह से विकसित होती है तो एक जीवित प्राणी का निर्माण हो सकता है, जो अपने माता पिता का सटीक क्लोन होता है। हालांकि इस तकनीक से कई जानवरों का क्लोन बनाया गया, लेकिन प्राइमेट्स का क्लोन बनाना एक चुनौती रहा। यह 2018 में संभव हो सका, जब पहली बार झोंग झोंग और हुआ हुआ नामक माक बंदरों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया। माक बंदरों की क्लोनिंग में सफलता के बावजूद वास्तविक लक्ष्य रीसस बंदर की क्लोनिंग है, क्योंकि उनकी जेनेटिक संरचना मनुष्यों के बहुत करीब है। इस दिशा में प्रगति 2024 में होनी शुरू हुई, जिससे वैज्ञानिकों को मानव जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्राइमेट्स पर किए गए अध्ययन में और अधिक आशाजनक परिणाम मिलने की संभावना है। चीनी विज्ञान अकादमी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने आखिरकार पहले रीसस बंदर को सफलतापूर्वक क्लोन करने में सफलता पाई, जिसे रेट्रो नाम दिया गया। इस प्रक्रिया में उन्होंने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का एक परिष्कृत संस्करण, जिसे रेट्रो नाम दिया गया, का उपयोग किया। उन्हें महसूस हुआ कि पहले के असफल प्रयासों का मुख्य कारण दोषपूर्ण प्लेसेंटा था, जो पर्याप्त पोषक तत्वों का परिवहन नहीं कर पा रहा था। इसे ठीक करने के लिए एक स्वस्थ गैर क्लोन बंदर से कोशिकाएं लेकर एक नया प्लेसेंटा विकसित किया गया, जिससे रेट्रो के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। इस सफलता का बड़ा महत्व चिकित्सा अनुसंधान में है, क्योंकि जेनेटिक रूप से समान बंदरों का उपयोग करने से चिकित्सा परीक्षणों के नतीजों में ज्यादा सटीकता आ सकती है। ये वैज्ञानिकों के अनुसार परीक्षण के लिए आवश्यक बंदरों की संख्या को भी घटा सकता है। हालांकि मानव क्लोनिंग के विषय पर चिंताएं हैं, खासकर नैतिकता के दृष्टिकोण से। कुछ का मानना है कि इस तरह के प्रयास मानव क्लोनिंग की दिशा में भी बढ़ सकते हैं, जिसे नैतिकता बोर्ड और अधिकांश आनुवंशिकीविद निषेध मानते हैं। इसके अतिरिक्त पशु अधिकार कार्यकर्ता यह मानते हैं कि ऐसे प्रयोग बंदरों पर नहीं होने चाहिए। खासतौर पर बीमारी और दवा परीक्षण के लिए विशेष रूप से बनाई गई आनुवंशिक रेखाओं का उपयोग करना विवाद का विषय है। इन प्रयासों की सफलता दर अभी भी बेहद कम है। 113 भ्रूणों में से केवल एक सफलतापूर्वक जीवित रहा, जिससे यह दर 1% से भी कम है। फिर भी रेट्रो के सफल क्लोनिंग ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में नए रास्ते खोल दिए हैं, जो आगे और भी खोजों को प्रेरित कर सकते हैं। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा जनवरी 2022 में बनाए गए कीट जैसे रोबोटों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इन रोबोटों में से एक मिनी बग है, जिसका वजन सिर्फ 8 मिलीग्राम है, और दूसरा वाटर स्ट्राइडर पर आधारित है, जिसका वजन 55 मिलीग्राम है। इनकी गति लगभग 6 मिलीमीटर प्रति सेकंड है, जो जैविक कीड़ों से बहुत धीमी है, लेकिन सूक्ष्म रोबोटिक साथियों से काफी तेज है। इन रोबोटों की गति का रहस्य छोटे एक्चुएटर्स में छिपा है, जो आकार मेमोरी धातु, मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। ये मिश्र धातु जब गर्म होती है तो ये आकार बदलती है और ठंडी होने पर अपने मूल आकार में वापस लौट आती है। ये एक्चुएटर्स छोटी धातु की तारों से बने होते हैं, जिन्हें एक छोटे विद्युत प्रवाह द्वारा गर्म और ठंडा किया जा सकता है, जिससे रोबोट के यांत्रिक भाग गति प्राप्त करते हैं। वाटर स्ट्राइडर आधारित रोबोट तो अपनी गति को तेजी से फड़फड़ाने वाले पंखों की मदद से प्रति सेकंड 40 से अधिक बार बढ़ा सकता है। शोधकर्ताओं ने इन कीड़ों का अध्ययन भी किया है
जिन्हें मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया गया है और उनकी कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद की जा रही है। भविष्य में इस तरह के मिनी रोबोटों के उपयोग की संभावनाएं बहुत विस्तृत हैं। ये रोबोट सर्जरी में सहायक, पर्यावरण निगरानी और सामग्री निर्माण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों की योजना है कि एक दिन इन मिनी रोबोटों के झुंड का उपयोग कृत्रिम परागण के लिए किया जा सके, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां परागण प्राकृतिक रूप से कठिन है। इसके लिए एक सुपर छोटी बैटरी बनाने की योजना है, जिससे इन रोबोटों को बिजली स्रोत से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलेगा। इस तकनीक के विकास से रोबोटिक्स और कृषि में नए अवसर सामने आ सकते हैं।